नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, कौन व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, इनका चुनाव या नियुक्ति कैसे होती है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, इनकी शक्तियाँ और कार्य क्या होती है, और भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वैसे प्रश्नों को भी हम लास्ट में इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो ये वीडियो में प्रधानमंत्री के बारे में हम सभी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या फिर भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी बातें आप जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, वो सभी इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है? तो हमने ये टॉपिक बना दिया है और इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आएँगे, जिसमें कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ठीक है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भारत सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है? भारत के जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है? राष्ट्रपति वाले सेक्शन में आपने ये पढ़ा होगा, या मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारत की संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन उन शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। एक्चुअल जो प्रमुख होते हैं, जो वास्तविक प्रमुख होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है? अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत के मंत्रिमंडल के नेता होते हैं, और ये एक तरह से कहें कि भारत सरकार के तरफ से जो भी आदेश जारी होता है, जो भी कहा जाता है कि भारत सरकार ने ये आदेश दिया है, ये कहा है, वो मान के चलिए कि वो सब प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और कहा जाता है। ठीक है? अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि जो पीएम होंगे वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होंगे और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए इनका कार्य होगा। ठीक है? और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है? लोकसभा में हमारे यहाँ जो भारत की लोकसभा है, वर्तमान जो स्थिति है, इसमें 543, ठीक है, यानी कि 543 सांसद होते हैं। ठीक है? तो इसका बहुमत, इसका अगर हम बहुमत की बात करें तो वो होता है 272। ठीक है? 272, यानी कि इतने जो सांसद हैं लोकसभा के, वो जिस व्यक्ति को अपना नेता मानेंगे, जिस व्यक्ति को कहेंगे कि ये हमारे नेता हैं, इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उसी को राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक है? अगर बात करें कि ऐसा अगर हो जाए कि किसी पार्टी या गठबंधन के पास इतने सांसद न हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो वैसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल या फिर सबसे बड़ा गठबंधन होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति मतलब एक तरह से कहें कि आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप आके सरकार बनाइए, और उनको थोड़ा-सा टाइम दिया जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते का, कि इतने में अगर आपके पास बहुमत है तो आप साबित कीजिए कि हमें 272 सांसदों का कम से कम, ठीक है, समर्थन प्राप्त है और सरकार चला सकते हैं, और नहीं तो फिर सरकार जो होगी वो गिर जाएगी, सरकार मतलब कहें कि सरकार भंग हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद अगर बात करें तो ये मैंने बता ही दिया कि संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि पीएम वास्तविक प्रमुख होते हैं। ठीक है? अगर बात करें आगे की, तो अब बात आती है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे नियुक्ति के बारे में हमने बनाया हुआ है। ठीक है? कि अगर किसी व्यक्ति को 272 सांसदों का अगर समर्थन प्राप्त होगा तो उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। पद एवं गोपनीयता की जो शपथ होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को दिलवाई जाती है। ठीक है? इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि
कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसके लिए आवश्यक है कि वो संसद का सदस्य हो। ठीक है, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ये अनिवार्य है, नहीं तो उसको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अब बताती है, संसद की सदस्यता का मतलब है कि राज्यसभा, ठीक है, या फिर लोकसभा, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, और अगर वो सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर, उन्हें 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी होगी। ठीक है, राज्यसभा या फिर लोकसभा, इन दोनों में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। यहाँ पे दिया है राज्यसभा की सदस्य हो सकता है पीएम की सलाह पर, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो होते हैं वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे सिर्फ इंदिरा गांधी नहीं होगी, बल्कि इंदिरा गांधी, आई.के. इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह, यानी कि ये वाला नहीं है, यहाँ पे 4 लोग थे। ठीक है, 4 लोग थे, उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि जब वो प्रधानमंत्री बने उस वक्त वो राज्यसभा के सदस्य थे, वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। बाकी जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो सब लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, हालांकि लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, एक का सदस्य होना ही चाहिए, तभी वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। ठीक है, अगर वो सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, शपथ लेने का, काम करने रहेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, नहीं तो अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 84 कहता है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के लिए न्यूनतम, यानी राज्यसभा या लोकसभा में किसी का सदस्य होना चाहिए, तो ये उसके लिए है। ठीक है, और संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ये बातें मैंने बता दी। पागल या दिवालिया ना हो, अगर पागल या दिवालिया होगा तो संसद का सदस्य नहीं बन पाएगा, तो वो ऐसा काम ही नहीं है। लाभ के पद पर भी रहेगा तो संसद का सदस्य नहीं बन पाएगा। और न्यायालय द्वारा चुनाव के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, अगर न्यायालय किसी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दे तो वो व्यक्ति, ऑब्वियसली सी बात है कि चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और बातें आती हैं, जैसे कई जगहों पर सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं पढ़ा लिखा है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे वही बातें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है कि प्रधानमंत्री को क्या वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री को जो अभी वर्तमान में वेतन है वो 1,60,000 उनका वेतन है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 है। ठीक है, कार्यालय भत्ता 60,000 है, सचिवालय सहायता 20,000, और इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें होती हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, उनका रहना, खाना पीना, विदेश यात्रा, भारत यात्रा, वो सब फ्री होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण वो सब नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उनकी सैलरी कितनी है। तो वर्तमान में सैलरी 1,60,000 रुपये है। ठीक है, अब बताती है कि उनकी शक्तियाँ और कार्य क्या क्या है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो भारत में अगर देखें तो वास्तविक स्थिति में, जैसे तो राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम औपचारिकता की बात करें तो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है, लेकिन अगर वास्तविक शक्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर पद जो है भारत में वो प्रधानमंत्री का है। ठीक है, वास्तविक शक्ति के हिसाब से, डिसीजन लेने के हिसाब से। ठीक है, अगर वो सिस्टमैटिक बात करें तो राष्ट्रपति का सबसे बड़ा है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का, उसके बाद प्रधानमंत्री का। लेकिन अगर पावर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा होता है।
ठीक है। इनके कई सारे कार्य हैं, यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति करना। ये जो भी मंत्री भारत सरकार में नियुक्त होंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति उन्हें जो मंत्री पद है उससे हटा देंगे। ठीक है। इसके अलावा मंत्रालयों का वितरण, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता, जो भी किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार में दिया जाएगा इसका निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे राष्ट्रपति से कि आप इसको मंत्री बना दीजिए, उसको राष्ट्रपति मंत्री के रूप में शपथ दिलवा देंगे, उसको मंत्री बना देंगे। अब प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे कि उसको रेल मंत्री बनाना है, कि वित्त मंत्री बनाना है, कि गृह मंत्री बनाना है, कि रक्षा मंत्री बनाना है, क्या बनाना है, ये प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं। ठीक है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति से ये सिफारिश कर सकते हैं कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए। ठीक है। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश जो है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर दें। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ और किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला या नहीं मिला, वो गठबंधन करके सरकार बना ली, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि सरकार किसी कारण से गिर गई, और वैसी स्थिति में ये स्थिति बनने लगी कि अब मतलब बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त होने लगा, बहुत सारा गलत चीज़ें होने लगी सरकार बनाने के लिए। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति से ये सिफारिश कर सकते हैं कि लोकसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करवाया जाए। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। सदन का नेतृत्व करना। ठीक है। सदन का सत्र बुलाने की सलाह, सत्र बुलाने कब बुलाना है, राष्ट्रपति सत्र को बुलाते हैं। ठीक है। सत्र को आहूत और सत्रावसान, यानी सत्र को बुलाना और सत्र को खत्म करना, ये राष्ट्रपति का काम है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है। ऐसे खुद से नहीं करते हैं। ठीक है। पीएम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं। राष्ट्रपति को सभी नीतियां जो भी काम करते हैं उसके बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराते रहते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं अधिकतर वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, लेकिन करते प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं वो चुन लिए जाते हैं एक, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उनको सांसद चुनते हैं। ठीक है। तो भारत में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं। बाकी राष्ट्रपति के नाम से जो भी काम होता है वो सब प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिपरिषद होता है, जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं, वही करते हैं। जबकि जो अमेरिकी सरकार है, जैसे अमेरिका की जो सरकार है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाले, वहाँ पे क्या सिस्टम है कि वहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं वही सारा काम करते हैं। ठीक है। उन्हीं के पास पावर होता है, लेकिन भारत में पावर राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उपयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब बताती है नियुक्ति संबंधी। तो राज्यपाल, राजदूत, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, महान्यायवादी, ठीक है, यूपीएससी अध्यक्ष, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उच्च संवैधानिक पद, मतलब इस सब पर जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही उनको नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे वो उसी को नियुक्त करेंगे। जो भारत के राजदूत होते हैं विदेशों में, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, महान्यायवादी, जो भारत के सबसे बड़े वकील कहे जाते हैं, वो भी उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जिसको बनेगा वो उसी को बनाएंगे, वो मना नहीं कर सकते। इसके अलावा यूपीएससी का जो अध्यक्ष होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पहले अलग तरीके से जो है वो नियुक्ति होती थी। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आदेश दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय जो बेंच होगी वो करेगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता होंगे। लोकसभा में विपक्ष जो नेता होंगे वो शामिल होंगे। फिर जो भारत सरकार है उन्होंने एक अमेंडमेंट लेकर के आए, वो एक संसद में बिल लेकर के आए, और उन्होंने ये कर दिया कि प्रधानमंत्री, ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार का एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता, ये 3 लोग मिल करके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति करेंगे, उनका चुनाव करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये हो गई कि 2 लोग जो होते हैं वो सरकार के हो जाते हैं, एक तो खुद प्रधानमंत्री और एक उनकी मंत्रिपरिषद का व्यक्ति, और सिर्फ एक व्यक्ति होता है विपक्ष का नेता। ऐसी स्थिति में हमेशा जो सत्ता वाले लोग हैं वही जीत जाते हैं,
उन्हीं के अनुसार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बनाए जा रहे हैं अभी। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, संसद में भी इसका पर बहस हुई, ठीक है। हालांकि अभी यही सिस्टम है नियुक्ति का, अगर आप मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो। इसके अलावा और भी जो उच्च जो पद होते हैं उन पर भी प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। बाकी आती है अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं का नेतृत्व, संधियों पर हस्ताक्षर, विशेष द्विराष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात। मतलब कि विदेशों के साथ जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो सब भी प्रधानमंत्री के कहने पर ही होते हैं। जो भारत की विदेश नीति होती है वो भी प्रधानमंत्री के हिसाब से ही चलाई जाती है, ठीक है। आपातकालिक स्थिति, देखिए दोस्तों, भारत में एक और सिस्टम बनाई गई है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह के बेसिकली होते हैं, ठीक है। इसमें से एक जो आपातकाल है जिसको कि आर्थिक आपातकाल कहते हैं, वो लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जिसकी आज तक चर्चा होती रहती है कि देश में आपातकाल लगा था, आपातकाल लगा था। वो आर्थिक आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बाह्य आक्रमण, ठीक है, यानी कि बाहर से अगर कोई देश हम पे आक्रमण कर दे तो वैसी स्थिति में वो लगाया जाता है। और एक होता है कि आंतरिक, जो अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि सरकार न चला सके या मतलब दिक्कत होने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी एक आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपातकाल लगाने का जो काम होता है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं, ठीक है। पावर एक्चुअल प्रधानमंत्री के पास ही होता है काम करवाने का। अब बताती है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक है जब तक कि उनके पास लोकसभा में बहुमत है और वो संसद के सदस्य हैं। तो इसको माना जाता है कि 5 वर्ष, ठीक है, कि 5 वर्षों में लोकसभा का चुनाव होता है, इसलिए प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल इसका जवाब ये है कि जब तक उनके पास लोकसभा में बहुमत है, ठीक है, और जब तक वो संसद के सदस्य हैं, तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं। लेकिन सिंपल सा अगर समझे तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद वो दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर बन सकते हैं, मतलब भारत में कई बार भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। इसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है कि इतने बार या इतने वर्षों तक ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जितनी बार चुनाव जीतते जाएंगे, उनके पास बहुमत होगा लोकसभा में, तब तक वो प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, ठीक है। अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वहीं रहे हैं प्रधानमंत्री। जबकि अमेरिका जैसे देशों में सिस्टम है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। 2 बार से अधिक यानी 10 साल से अधिक समय तक वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकते, ठीक है। जबकि भारत में ये सिस्टम नहीं है, जहाँ जितनी बार जीतते जाएंगे उतनी बार बनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पीएम जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक पद पर रहता है, ठीक है। लोकसभा का विघटन के बाद भी पीएम अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य करता है। पीएम का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति नया पीएम नियुक्त करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में ये बात है कि जब तक उनके पास लोकसभा में बहुमत है वो प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कभी ऐसी हुई कि लोकसभा भंग कर दिया गया, तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना देते हैं। यानी कि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तब तक वही प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की कभी मृत्यु हो गई या कुछ अकस्मात उनके साथ हो गया, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का पद कुछ समय तक खाली रहता है और उसके बाद जो नया व्यक्ति आता है प्रधानमंत्री बन के, वो प्रधानमंत्री का काम करता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के बारे में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति का पद भारत में कभी भी खाली नहीं रह सकता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पद पर हैं, उनकी मृत्यु हो गई, तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब अस्वस्थ हैं या वो भी किसी दुर्घटना के शिकार हो गए या कुछ भी है, तो फिर वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है। जबकि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री का पद खाली रह सकता है, ठीक है, कुछ समय तक। लेकिन कहा जाता है कि जितनी जल्दी नया प्रधानमंत्री बना दिया जाए उतना बेहतर है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, अगर प्रधानमंत्री को पद से हटाना है तो उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है अविश्वास प्रस्ताव ले आना। यानी कि ये कह देना कि लोकसभा में 272 सांसदों का समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं है, ठीक है।
या फिर लोकसभा में जो सदस्य उस दिन वोटिंग करेंगे, जिस दिन वोट होगा उस दिन अगर आधे से अधिक, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उस दिन 400 लोग ही वोट करने आए, ठीक है, तो उस दिन 200 से अधिक यानी 201 मान के चलिए, ठीक है, यानी कि उस दिन अगर बात करें तो अगर उस दिन की बात करें तो उस दिन कम से कम 201 लोग वोट देने चाहिए उस व्यक्ति को कि हम इनके साथ हैं, यानी आधे से अधिक जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन अगर वोट करते हैं तो मतलब प्रधानमंत्री पद पे रह सकते हैं। हालांकि ये संख्या 272 ही हमेशा कही जाती है, लेकिन जिस दिन वोटिंग होता है अगर उस दिन मान लीजिए कोई पार्टी कह दे कि हम वोट ही नहीं करेंगे, हम इसमें ना ही सरकार की तरफ से रहेंगे ना ही उनके विरोध में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में संख्या घट जाएगी। तो उस जो दिन जब वोटिंग की जा रही है उसमें आधे से अधिक उनके पास होंगे तो सरकार बची रह जाएगी, नहीं तो अगर आधे से अधिक उनके पास नहीं है तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। या फिर प्रधानमंत्री जो है वो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दे, वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दे कि अब मैं नहीं रहूँगा, लिख करके अपना साइन करके वो अपना त्याग पत्र दे दें तो पद छोड़ सकते हैं। या फिर अगर उनकी मृत्यु हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो पद छोड़ सकते हैं। हालांकि अगर उन्हें पद से हटाना है, अगर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया जाए तो उसका तरीका यही है कि उनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अब प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, महिला पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और महिला में आज तक सिर्फ यही प्रधानमंत्री बनी भी हैं, इनके बाद कोई और महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। सबसे कम कार्यकाल गुलजारी लाल नंदा का है, ठीक है। इसके अलावा पीएम कार्यालय सबसे शक्तिशाली कार्यालय होता है। यही सब चीज़ें हैं थोड़ी बहुत। अब प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं पूछी जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, ठीक है। तो अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 75 यानी कि संविधान का आर्टिकल 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करता है और वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीएम पद के लिए लोकसभा में न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो यह है 25 वर्ष। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है या फिर भारत के किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और लोकसभा का या फिर विधानसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है। और अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो ये 25 वर्ष होगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो ये इंदिरा गांधी थी और आज तक सिर्फ इंदिरा गांधी ही भारत की महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनके अलावा और कोई भी महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनी है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, इसको लोकसभा में पेश किया जाता है। और अगर लोकसभा में ये पास हो जाता है तो मान के चलते हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार गिर चुकी है, ठीक है। और प्रधानमंत्री को पद छोड़ना होगा, जितने भी मंत्री होंगे केंद्र सरकार के उनको अपने पद से हटना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे इस्तीफा दे देंगे तो जितने भी मंत्री होते हैं वो सब ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाते हैं, उन सबका ऑटोमेटिक इस्तीफा हो जाता है। ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा दे दें तो जितने भी उनका मंत्रिमंडल है वो स्वतः ही विघटित हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। वैसे ही किसी राज्य में अगर वहाँ का मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे तो बाकी जितने भी मंत्री होंगे वो सब ऑटोमेटिक ही अपने पद से हट जाते हैं, उनका इस्तीफा हो जाता है, वो मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री ये सब बचे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, सब खत्म। वैसे ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, उस राज्य का पूरा मंत्रिमंडल खत्म, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आगे है पीएम को सितारों का सूर्य किसने कहा था। तो पीएम को सितारों का सूर्य लॉर्ड मार्ले ने कहा था, ठीक है। यह एक अंग्रेज जो वायसराय थे वो थे, तो इन्होंने कहा था इसको।
अगला बात आती है कि प्रधानमंत्री का मूल वेतन कितना होता है। तो प्रधानमंत्री का मूल वेतन 1,60,000 रुपये महीना है, ठीक है, प्रति माह। प्रधानमंत्री का सरकारी आवास, तो 7 लोक कल्याण मार्ग ये प्रधानमंत्री का सरकारी आवास होता है। राष्ट्रीय आपात के लिए पीएम की किस प्रकार की सिफारिश चाहिए। तो देखिए, पीएम की सिफारिश जो है पहले तो वो लिखित होगी और फिर वो मंत्रिमंडल से पास भी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कैबिनेट से पास होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ये डी वाला, यानी बी और सी दोनों। क्योंकि अगर लिखित रूप से वो राष्ट्रपति को न दें और उस पर पूरा कैबिनेट सहमत ना हो तो राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकते, ठीक है। एसपीजी का पूरा नाम क्या होता है। तो एसपीजी का पूरा नाम होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, बीएस का आंसर होगा। तो ये हो गया है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में, ठीक है। अब आसानी से छोटे शब्दों में थोड़ी सी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भारतीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन उसका उपयोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसका जो ये अभी बोर्ड पीडीएफ है उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे हमारे चैनल पर और भी पूरी सीरीज आएगी हर चीज़ों की, जितने भी प्रधानमंत्री हो गए, जितने भी मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं, राज्यपाल, बाकी सब चीज़ों की सीरीज आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसके अलग कुछ चीज़ बनाई जाए, कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।